एक आदमी अचानक घबराकर नींद से जाग जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे एहसास होता है कि एक विशाल चींटी उसके पैरों की उंगलियों को कुतर रही है। वह घबराकर तुरंत उसे झटक कर दूर करता है, लेकिन अंधेरे में उसी वक्त एक और डरावनी हलचल होती है। इस बार एक बड़ी मकड़ी धीरे धीरे रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ रही होती है और यह मकड़ी पहले से भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक लग रही है। यह सब कोई अजीब सपना नहीं है बल्कि सच्चाई है। दरअसल उस आदमी को एक रहस्यमय बीमारी हो चुकी है जिसकी वजह से उसका शरीर लगातार सिकुड़ता जा रहा है और वह कीड़ों से भी छोटा होता जा रहा है। जो छोटे छोटे कीड़े पहले कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, अब वही उसके लिए खतरनाक शिकारी बन चुके हैं। इस आदमी का नाम स्कॉट है। कभी उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य और खुशहाल हुआ करती थी और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। एक दिन स्कॉट अकेले समुद्र के किनारे तैरने के लिए गया। वह आराम से पानी पर पीठ के बल तैर रहा था और शांत आसमान को देख रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और वह देखता है कि सफेद बादल अजीब तरीके से गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे आसमान में कोई धीमा सा भंवर बन रहा हो। यह दृश्य उसे कुछ पल के लिए हैरान कर देता है। उसी वक्त उसके मन में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है कि इस विशाल दुनिया के सामने वह कितना छोटा और मामूली है। शायद उसी दिन से उसकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद धीरे धीरे उसे छोटी छोटी चीजें अजीब लगने लगी हैं। एक दिन जब वह नहा रहा होता है तो उसे लगता है कि शॉवर पहले से ऊपर चला गया है। फिर वह नोटिस करता है कि उसकी पसंदीदा शर्ट जो पहले उस पर बिल्कुल फिट आती थी, अब कुछ लंबी लगने लगी है। शुरुआत में स्कॉट इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वह बस हल्का सा ध्यान देता है और फिर उन्हें नजरअंदाज कर देता है। लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद जब वह दोबारा वही शर्ट पहनने की कोशिश करता है तो वह बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। अब स्कॉट को सच में महसूस होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार वह सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। वहां जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसकी लंबाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से घटकर अब 1 मीटर 76 सेंटीमीटर रह गई है। लेकिन डॉक्टर इस बात को ज्यादा गंभीर नहीं मानते। वे इसे सामान्य बताते हुए कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ कई बार हड्डियां और मांसपेशियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, इसलिए ऐसी कमी होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्कॉट को डॉक्टरों की यह बात बिल्कुल सही नहीं लगती। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे छोटे बदलाव हो रहे थे वे साफ इशारा कर रहे थे कि उसका शरीर सामान्य तरीके से नहीं बल्कि बहुत तेजी से छोटा हो रहा है। समुद्र में तैरने वाली उस घटना के करीब 20 दिन बाद एक और अजीब बात होती है। एक दिन जब स्कॉट नहा रहा होता है तभी अचानक उसकी उंगली से शादी की अंगूठी फिसलकर नीचे गिर जाती है। वह चौंक कर अपने हाथ को गौर से देखता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि उसका शरीर पहले से काफी छोटा हो चुका है। हालत यह हो जाती है कि अब वह अपनी पत्नी से भी छोटा दिखने लगा है। अब स्कॉट को साफ महसूस होने लगता है कि मामला गंभीर है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचकर पूरा चेकअप करवाता है, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आती है तो डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। उसके शरीर के लगभग सभी टेस्ट बिल्कुल सामान्य निकलते हैं। बस एक फर्क साफ दिखाई देता है कि उसकी लंबाई अब घटकर 1 मीटर 65 सेंटीमीटर रह गई है और वजन भी पहले से कम हो चुका है। सबसे अजीब बात यह थी कि डॉक्टर इस हालत की असली वजह समझ ही नहीं पा रहे थे। जांच में पता चलता है कि स्कॉट के शरीर के सभी हिस्से एक ही अनुपात में छोटे हो रहे हैं, यानी किसी एक अंग पर अलग असर नहीं पड़ा। पूरा शरीर बराबर तरीके से सिकुड़ रहा है। डॉक्टरों के लिए यह मामला पूरी तरह नया था क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कोई केस नहीं देखा था। ये सब सुनकर स्कॉट के मन पर गहरा असर पड़ता है, जैसे उसके अंदर बची हुई उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। अब उसकी रातें भी पहले जैसी नहीं रही। वह कई बार अचानक डर कर नींद से उठ जाता है और उसे साफ महसूस होता है कि उसका शरीर लगातार छोटा होता जा रहा है, लेकिन उसे रोकने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है। पूरा 1 महीना उसकी पत्नी उसकी बीमारी के इलाज के लिए लगातार भाग दौड़ करती रहती है। अस्पताल के चक्कर, दवाइयां, तरह तरह की जांच, वह हर संभव कोशिश करती है। लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि स्कॉट का शरीर अब एक छोटे बच्चे जितना रह जाता है। अपने ही सामने पति को इस तरह सिकुड़ते हुए देखना उसकी पत्नी के लिए बेहद तकलीफ भरा होता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। उसे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं घर की बिल्ली ही स्कॉट को नुकसान न पहुंचा दे। इसी डर से वह बिल्ली को खास तौर पर घर से बाहर कर देती है। इसके बाद वह अपनी बेटी से कहती है कि वह अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करे। बेटी के जाते ही वह आखिरकार स्कॉट से वह बात कह देती है जो वह काफी समय से मन में दबाकर बैठी थी। वह धीरे से कहती है कि शायद अब उन्हें यह घर बेच देना चाहिए ताकि स्कॉट के इलाज में जो भारी खर्च हो रहा है उसे किसी तरह संभाला जा सके। लेकिन स्कॉट इस बात को सुनते ही साफ मना कर देता है। उसके लिए उसका अपना कमरा ही अब एक ऐसी जगह बची है जहां उसे थोड़ा बहुत सुरक्षित महसूस होता है। इसके अलावा वह अस्पताल के बार बार होने वाले एक जैसे टेस्ट और जांच से भी पूरी तरह थक चुका है। इसलिए वह साफ कह देता है कि अब वह आगे इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाएगा। ये सुनते ही उसकी पत्नी खुद को संभाल नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। वह जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और बिना कुछ बोले वहां से बाहर चली जाती है। इस झगड़े के बाद स्कॉट के मन में एक अजीब सी साफ समझ बन जाती है। वह सोचता है कि अगर इस बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं तो
बेहतर है कि जो समय उसके पास बचा है उसे जितना हो सके ठीक तरह से जी लिया जाए। वैसे भी वह खुद को थोड़ा हल्का रखने की कोशिश करता है और मजाक में सोचता है कि अब तो वह अपनी बेटी की गुड़िया की जगह भी ले सकता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक नई परेशानी का एहसास होने लगा है। पहले जो सामान्य बातचीत की आवाजें उसे बिल्कुल ठीक लगती थीं, अब वही आवाजें इतनी तेज सुनाई देने लगती हैं कि उसके कान उन्हें सहन ही नहीं कर पाते। अब आम इंसानी आवाज भी उसे किसी तेज शोर जैसी महसूस होने लगती है। धीरे धीरे स्कॉट की हालत ऐसी हो जाती है कि वह खुद को किसी कमजोर से छोटे कीड़े जैसा महसूस करने लगता है। फिर भी वह अपने आप को साबित करना चाहता है कि उसने अभी हार नहीं मानी है। इसी सोच के साथ वह एक मछली पकड़ने वाला हुक उठाता है और उसे पकड़कर चढ़ने के लिए एक तरह का औजार बनाने लगता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, घर की बिल्ली की आवाज। जो पालतू बिल्ली कभी उसे छोटी और प्यारी लगती थी, अब वही स्कॉट को एक विशाल जानवर जैसी दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही स्कॉट डर से कांपने लगता है और घबराहट में उसके हाथ में पकड़ा मछली पकड़ने वाला हुक फिसल जाता है, जिससे उसके पेट पर हल्की सी चोट लग जाती है। वह तुरंत अपने खून लगे कपड़े उतारकर अलग कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर बिल्ली पर पड़ती है, जो अपनी जीभ फेरते हुए उसे घूर रही होती है, जैसे किसी भी पल झपटा मारकर उसे पकड़ लेगी। स्कॉट जल्दी से पास पड़ी सिलाई की सुई उठा लेता है और मुड़कर अलमारी के नीचे बने छोटे से खाली हिस्से में छिपने की कोशिश करता है। लेकिन बिल्ली भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह अपना पंजा अंदर डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है। स्कॉट डर के मारे लगातार पीछे हटता जाता है और अचानक संतुलन खो बैठता है, जिससे वह फिसलकर सीधे अंधेरे बेसमेंट में जा गिरता है। किस्मत से नीचे जमीन पर काफी प्लास्टिक की चादरें पड़ी होती हैं, इसलिए उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगती, बस सिर थोड़ा चकरा जाता है। उसी समय उसकी पत्नी घर लौटती है। घर में आते ही जब उसे स्कॉट कहीं दिखाई नहीं देता तो वह घबराकर हर जगह उसे ढूंढने लगती है। नीचे बेसमेंट में पड़ा स्कॉट पूरी ताकत से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज अब इतनी छोटी हो चुकी है कि ऊपर तक पहुंचते पहुंचते वह बस किसी कीड़े की हल्की सी आवाज जैसी सुनाई देती है। तभी उसकी पत्नी की नजर जमीन पर पड़े स्कॉट के खून लगे कपड़ों पर पड़ती है और यह देखकर वह तुरंत मान लेती है कि शायद बिल्ली घर में घुस आई और स्कॉट को खा गई। गुस्से और दुख से भरी हुई वह वहां से चली जाती है। पत्नी को इस तरह जाते देखकर स्कॉट के अंदर की उम्मीद जैसे टूट जाती है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वह बेसमेंट से ऊपर जाने वाली ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ भी नहीं सका। मजबूरी में वह पास पड़ा एक पुराना कपड़ा उठाकर अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लेता है और बेसमेंट में इधर उधर तलाश शुरू कर देता है। उसे पता है कि वह यहाँ फंस चुका है, लेकिन वह हार मानकर बैठने वाला नहीं है। तभी उसे याद आता है कि पानी की टंकी से जुड़ी एक पाइप में हल्का सा रिसाव है, यानी कम से कम पानी की कमी नहीं होगी। वह उसी टपकते पानी से अपनी कमर के पास लगी चोट को भी साफ कर लेता है। इस तरह ठंडे और नम बेसमेंट में स्कॉट किसी तरह पूरी रात काट देता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह फिर से पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ आवाज लगाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे कड़वी सच्चाई समझ आने लगती है। अगर वह किसी तरह उन सीढ़ियों तक पहुंच भी जाए जो अब उसे किसी विशाल पहाड़ जैसी लगती है, तब भी वह बेसमेंट का भारी दरवाजा कभी नहीं खोल पाएगा। अब स्कॉट समझ जाता है कि सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वह तय करता है कि उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इसी सोच के साथ वह बेसमेंट में इधर उधर देखने लगता है। एक कोने में उसे आधी टूटी हुई चौक मिल जाती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियों के पास फर्श पर अपना नाम लिख देता है। उसका इरादा साफ होता है कि अगर कभी कोई यहाँ आए और जमीन पर यह नाम लिखा हुआ देखे तो शायद रुकर ध्यान दे और कुछ समझने की कोशिश करे। इतनी मेहनत करने के बाद वह काफी थक जाता है और अब उसे खाने की तलाश महसूस होने लगती है। तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक कोने में चूहे पकड़ने वाला जाल लगाया था। उस जाल पर लगा हुआ मक्खन और चीज शायद अभी भी खाने लायक हो सकता है। स्कॉट वहां पहुंचता है और अपनी सिलाई की सुई से उस पर छड़ी हुई चींटियों को हटाने लगता है, लेकिन वह तुरंत चीज खाने नहीं लगता। पहले वह यह पक्का करना चाहता है कि जाल का फंदा अचानक चल न पड़े, इसलिए वह पास पड़ी एक कील उठाता है और पूरी ताकत से जाल के स्प्रिंग वाले हिस्से पर मार देता है ताकि उसका असर खत्म हो जाए। जब उसे भरोसा हो जाता है कि जाल अब अचानक नहीं चलेगा, तब वह जल्दी से चीज का एक टुकड़ा उठाता है और भूख मिटाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे हलचल होती है और एक मकड़ी दिखाई देती है। स्कॉट तुरंत अपनी सुई घुमाकर उसे डराने लगता है। अभी उसके शरीर का आकार मकड़ी से थोड़ा बड़ा है, इसलिए मकड़ी भी कुछ पल रुकने के बाद पीछे हट जाती है और वहां से भाग जाती है। ये छोटी सी घटना स्कॉट को साफ समझा देती है कि यह बेसमेंट अब उसके लिए कितनी खतरनाक जगह बन चुका है। यह बेसमेंट अब उसके लिए बेहद खतरनाक जगह बन चुका था। चारों तरफ कीड़े, चूहे और दूसरे छोटे जीव घूमते रहते थे और इनमें से कोई भी कभी भी उसकी जान ले सकता था। फिर भी स्कॉट हार नहीं मानता और लगातार कुछ न कुछ करता रहता है। काफी मेहनत के बाद वह एक पुराने कागज के डिब्बे में छोटा सा छेद बना लेता है। पहले उस डिब्बे में कंघियां रखी जाती थीं, लेकिन अब वहीं उसके लिए एक अस्थायी
अस्थायी कमरा बन जाता है। वह एक पुरानी किताब उठाकर उस छेद के ऊपर रख देता है ताकि अंदर जाने का रास्ता ढक जाए और उसे थोड़ी सुरक्षा मिल सके। कम से कम अब उसके पास सोने के लिए एक छोटी सी सुरक्षित जगह तो है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। जब भी उसे भूख लगती है वह थोड़ा सा चीज खा लेता है। कभी कभी ऊपर से लोगों के चलने की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि घर में जिंदगी अभी भी चल रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक कोई भी दोबारा उस बेसमेंट में नीचे नहीं आया। ये सोचकर स्कॉट के दिल में दर्द सा उठता है। उसे समझ आने लगता है कि अगर जल्द ही कोई उसे ढूंढने नहीं आया तो शायद एक दिन वह इसी बेसमेंट में मर जाएगा। सिर्फ यह डर नहीं कि उसके पास रखा चीज कभी खत्म हो सकता है, असली समस्या यह है कि उसका शरीर लगातार छोटा होता जा रहा है। इसीलिए वह तय करता है कि बेहतर है पहले ही उस मकड़ी का सामना कर लिया जाए जो हर समय कहीं न कहीं से उसे देखती रहती है। अभी कम से कम उसका आकार उस मकड़ी से थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसके पास लड़ने का मौका है। लेकिन वह मकड़ी भी काफी चालाक थी। जैसे ही स्कॉट उसे ढूंढने की कोशिश करता है वह चुपचाप घूमकर पीछे से हमला कर देती है। अचानक हुए इस हमले से स्कॉट संभल नहीं पाता और उसका पैर फिसल जाता है। वह सीधे पास रखे मछलियों के टैंक में जा गिरता है। खुशकिस्मती से उस टैंक में जो बड़ी मछली थी वह शांत स्वभाव की थी और उसने स्कॉट को खाने की चीज नहीं समझा। भीगते हुए स्कॉट किसी तरह उस टैंक से बाहर निकल आता है। अब वह मकड़ी से निपटने के लिए एक नई तरकीब सोचता है। वह एक बोतल का ढक्कन उठाकर अपने सामने रख देता है ताकि मकड़ी का ध्यान उसी पर टिक जाए। लेकिन मकड़ी भी कम चालाक नहीं थी। वह ढक्कन की तरफ जाने के बजाय सीधे स्कॉट पर झपट पड़ती है। दोनों के बीच कई बार आमना सामना होता है। कुछ ही पलों में स्कॉट को दुख के साथ यह समझ आ जाता है कि अब वह उस मकड़ी के सामने पहले जितना मजबूत नहीं रहा। वह सुई को हथियार की तरह पकड़कर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और देखते ही देखते दीवार के एक कोने तक गिर जाता है। तभी आखिरी पल में उसकी नजर जमीन पर पड़े लकड़ी के एक नुकीले टुकड़े पर पड़ती है। वह पूरी ताकत से उसे उठाता है और मकड़ी पर बार बार वार करने लगता है। अचानक हुए इस तेज हमले से मकड़ी घबरा जाती है, पीछे हटती है और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है। जब स्कॉट की सांसें कुछ शांत होती हैं तो वह आसपास पड़े कागज के टुकड़े इकट्ठा करता है। फिर वह एक माचिस की तीली उठाता है जो अब उसे लगभग अपने बराबर लंबी लगती है। कई बार कोशिश करने और इधर उधर दौड़ने के बाद आखिरकार वह एक छोटी सी आग जला देता है। उस आग से निकलती गर्मी उसे लंबे समय बाद थोड़ा सुकून देती है। उसे लगता है कि अब शायद मकड़ी इतनी आसानी से उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन उस शांत और अकेली रात में उसका मन बार बार अपनी बेटी की याद में चला जाता है। इसी तरह समय बीता रहता है और देखते ही देखते करीब 20 दिन गुजर जाते हैं। स्कॉट हर दिन खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए कसरत करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद उसका शरीर लगातार सिकुड़ता ही जा रहा है। फिर एक दिन अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुलता है। एक पल के लिए स्कॉट के मन में उम्मीद जागती है कि शायद उसकी पत्नी और बेटी उसे ढूंढते हुए आई होंगी। लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले लोग कोई और होते हैं। वे आसपास के इलाके के प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं जो घर देखने आए हैं। उनके कदमों की आवाज सुनते ही स्कॉट अपने कानों को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि इंसानों के सामान्य कदमों की आवाज भी उसके लिए किसी जोरदार धमाके जैसी महसूस होती है, जैसे उसके कान उस शोर को सहन ही नहीं कर पा रहे हों। काफी देर तक वह उन लोगों के जाने का इंतजार करता रहता है। आखिर जब वे सब ऊपर चले जाते हैं तो बेसमेंट फिर से अंधेरे और सन्नाटे में डूब जाता है। उसी पल स्कॉट को साफ समझ आ जाता है कि उसकी हालत कितनी खराब हो चुकी है। उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी सच में यह घर बेचने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि वह दोबारा इस बेसमेंट में कभी ना आए। इसका मतलब साफ है कि अब शायद कोई भी उसे यहाँ ढूंढने नहीं आएगा। तभी उसके पीछे से हल्की सी भनभनाहट सुनाई देती है। स्कॉट तुरंत मुड़कर देखता है तो एक मच्छर उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा होता है। वह तुरंत सावधान हो जाता है, जैसे किसी खतरनाक दुश्मन से भिड़ने वाला हो। लेकिन मच्छर बस उसके पास से चक्कर लगाकर उड़ता है और खिड़की की तरफ बढ़ते हुए बाहर निकल जाता है। इस छोटी सी घटना से स्कॉट के दिमाग में एक नया ख्याल आता है। अब उसका शरीर इतना छोटा हो चुका है कि वह मच्छर से ज्यादा बड़ा भी नहीं रह गया। अगर ऐसा है तो शायद वह भी खिड़की की जाली तक चढ़कर बाहर निकल सकता है। तभी उसकी नजर पास पड़े एक सैनिक वाले खिलौने पर पड़ती है जो अब उसके सामने किसी विशाल इंसान की तरह दिखाई दे रहा होता है। स्कॉट समझ जाता है कि यही शायद उसका आखिरी मौका है। वह बची हुई चीज का आखिरी टुकड़ा खा लेता है और फिर मेज के किनारे की उभरी हुई बनावट को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। उसका छोटा शरीर अब कभी कभी उसके काम भी आने लगा था। काफी मेहनत के बाद वह आखिरकार मेज के ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर खड़े होकर जब वह नीचे झांकता है तो नीचे की जमीन उसे किसी गहरी खाई जैसी दिखाई देती है। एक पल के लिए उसका दिल घबराने लगता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। फिर वह दोनों पैरों से जोर लगाकर छलांग लगाता है और किसी तरह दीवार की दरार में जा गिरता है। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही उसके सामने मकड़ी के जालों का एक बड़ा जाल फैला हुआ नजर आता है। स्कॉट धीरे धीरे उसके पास से निकलने की कोशिश करने लगता है। वह कोशिश करता है कि जाल को छुए बिना उसके पास से निकल जाए, लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। उसका कंधा जाल के पतले धागे से टकरा जाता है। बस उसी पल मकड़ी को एहसास हो जाता है कि उसका शिकार पास ही है। स्कॉट के माथे पर पसीना आ जाता है। उसके सामने वह विशाल मकड़ी खड़ी होती है और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। जैसे ही मकड़ी उस पर झपटने के लिए आगे
बढ़ती है तभी अचानक एक उड़ने वाला कीड़ा गलती से उसी जाल में फंस जाता है। बड़ी मकड़ी तुरंत अपना ध्यान बदल देती है क्योंकि उसे उससे भी बड़ा शिकार मिल चुका होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्कॉट बिना देर किए वहां से भाग निकलता है और तेजी से खिड़की तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका शरीर अभी भी इतना बड़ा है कि वह जाली के छोटे छेद से गुजर ही नहीं पा रहा। फिर भी स्कॉट घबराता नहीं। उसे पता है कि जिस तेजी से उसका शरीर छोटा हो रहा है थोड़ी ही देर में वह उस जाली के छेद से आसानी से निकल सकेगा। लेकिन उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि अगली सुबह उसके लिए कितनी दर्दनाक होने वाली है। सुबह होते ही वह तेज दर्द से जाग जाता है। दरअसल 2 चींटियां उसकी पैर की उंगलियों को कुतर रही होती हैं। स्कॉट बड़ी मुश्किल से उन्हें हटाता है, लेकिन उसी वक्त उसे दिखाई देता है कि मकड़ी फिर से उसकी तरफ रेंगती हुई आ रही है। यह देखकर वह तुरंत मुड़ता है और खिड़की की जाली की तरफ भागता है। इस बार उसका शरीर पहले से थोड़ा और छोटा हो चुका होता है, इसलिए वह किसी तरह उस लोहे की जाली के छोटे से छेद से निकल जाता है। दूसरी तरफ खड़ी मकड़ी बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है, जैसे उसके हाथ से शिकार निकल गया हो। धीरे धीरे शाम होने लगी है। अब स्कॉट बाहर खुले मैदान की घास के बीच अकेला चल रहा होता है। चारों तरफ फैली ऊंची घास उसके लिए किसी घने जंगल से कम नहीं लगती। तभी उसकी नजर एक पतले और बड़े पतंगे पर पड़ती है जो हवा में उड़ते हुए इधर उधर मंडरा रहा होता है। यह दृश्य देखकर स्कॉट की आंखें हल्की सी भर आती हैं। वह आखिरकार उस कैद से बाहर निकल आया है, लेकिन अब उसे यह भी समझ आने लगता है कि उसकी पत्नी और बेटी शायद इस घर को छोड़कर कहीं और जा चुकी हैं। अब उसके इतने छोटे शरीर के साथ अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। उनसे दोबारा मिल पाना अब शायद सिर्फ एक अधूरी उम्मीद बनकर रह गया है। फिर भी स्कॉट के मन में एक भरोसा बना रहता है। उसे लगता है कि इस वक्त कहीं न कहीं उसकी बेटी भी आसमान की तरफ देख रही होगी और वही चमकते सितारे देख रही होगी जिन्हें वह देख रहा है। यही सोचते सोचते उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आती है। उसे महसूस होता है कि इस विशाल दुनिया में इंसान चाहे खुद को कितना भी बड़ा समझे, असल में हर कोई बहुत छोटा ही है। फर्क बस इतना है कि उसके और उसकी बेटी के बीच साथ बिताए गए कई खूबसूरत पल मौजूद हैं। स्कॉट को यकीन होने लगता है कि उन्हीं यादों के सहारे उसकी यह छोटी सी जिंदगी भी अपनी अलग रोशनी के साथ आगे बढ़ती रहेगी।